हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि जानते हैं आप, मैं क्लास 10th की साइंस पढ़ा रही हूँ और इसकी एक सीरीज जो चल रही है, इसमें एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें चैप्टर फर्स्ट की समरी मैंने आपको बताई थी। अब इस चैप्टर फर्स्ट के डिटेल हम इसको डिस्कस करूंगी मैं, और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इस चैप्टर फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शन, जो हम बात कर रहे हैं, एंड इक्वेशन। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो मेनली दो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। एक तो यहाँ से कि समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को हम बैलेंस कैसे करते हैं, ये हम इस पूरे सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं, संतुलित करना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट टाइम यहाँ से एक संतुलित करने वाली एक समीकरण आई हुई है पेपर में। उसके बाद में मैं बोर्ड के एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, जहां से यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन आया था संतुलित करना। और यहाँ से भी संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इनके बारे में कोई भी एक या दो अभिक्रियाओं में अंतर, एक अभिक्रिया की परिभाषा और उसका उदाहरण पूछ लेता है, या फिर दो अभिक्रियाओं के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, उनके अंतर के बारे में पूछ सकता है। ठीक है। तो हम इस फर्स्ट जो पॉइंट है इसको डिस्कस करने से पहले मैं आती हूँ कि परिवर्तन होता क्या है, या रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट कैसी हुई। ठीक है। इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मेनली जो रासायनिक अभिक्रिया, उसमें पदार्थ जो है, एक पदार्थ उसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। परिवर्तन के दो प्रकार कौन कौन से, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो है, इसमें क्या होता है भौतिक परिवर्तन जो है उसमें क्या होता है, मैं बताती हूँ कि एक जो है पदार्थ, वो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसको, उसके अंदर उसको वापस लाया जा सकता है। अगर पदार्थ में कोई परिवर्तन हो गया तो उसको वापस पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे कि कोई भी हम पेपर है उसके 4 पीस कर देते हैं, अगर हम उसको वापस जोड़ दें तो वो एक पहले जैसा पेपर बन जाता है, पहले जैसा एक कागज का टुकड़ा बन जाता है। तो वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। इसी तरह से रासायनिक परिवर्तन क्या है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, ये परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय, मतलब इसको वापस से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वो ऐसा परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ है वो वापस से अपनी जो प्रारंभिक अवस्था उसमें नहीं बदला जा सकता। जैसे दूध से दही बन गया, तो दही से दूध हम नहीं बना सकते, ये रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। मतलब ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, नॉन रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है। ये जो हम भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है, हम जो चैप्टर फर्स्ट, जो क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है, उसके अंदर भी हम देख सकते हैं। ठीक है। हम पानी है जैसे उसको देखते हैं, उसकी तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों, ये जो है इसका इंटर कन्वर्जन वाला जो डायग्राम है वो क्लास 9th की बुक में बना हुआ है। जैसे ठोस है वो द्रव में, द्रव है वो गैस में बदल सकता है। ये इसका पानी हम अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठोस में हम इसको बर्फ के रूप में देख सकते हैं, और द्रव में पानी मान सकते हैं, और गैस है वो भाप। अगर जैसे है बर्फ, बर्फ पानी में बदल रही है, मतलब बर्फ पिघल रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, गलना। एक तरह से गलन बोल सकते हैं, फ्यूजन। इंग्लिश में हम इसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से जब द्रव ठोस बन रहा है, मतलब पानी बर्फ बन रहा है, पानी बर्फ मतलब जमने से बनता है, तो ये जमना, जमना यानी फ्रीजिंग। ठीक है। इसी तरह से ये सारे जितने भी परिवर्तन है, मतलब पिघलना, जमना, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, निक्षेपण, ये जो भी है वो भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। जैसे कि द्रव का गैस में बनना, द्रव गैस में बनता है तो इसको वाष्पीकरण बोलते हैं।
पानी उबलता है तो भाप बनती है, तो उसको वाष्पीकरण का उदाहरण। लेकिन जब भाप से पानी बन रहा है, भाप से पानी बनता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? संघनन, कि हम भाप को ही इकट्ठा कर रहे हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से ठोस गैस में बदलता है तो ये ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है? इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस बर्फ में बदल रही है, मतलब भाप बर्फ में बदल रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं निक्षेपण। कि इकट्ठा कर रहे हैं हम, डिपोजिशन बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, और ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके। अब ये पूरा हम क्लास 9th में पढ़कर आए हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। लेकिन जब हम चैप्टर फर्स्ट देखते हैं तो इसके जो स्टार्टिंग में ही कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि जैसे लोहे पे जंग लगना, अंगूरों का किण्वन होना, ये सब रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके उदाहरण है। तो ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है बेसिकली। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में मैं बात करती हूँ कि वो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जो है, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पर ही एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर क्या, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने की एक प्रोसेस को दिखाया गया है कि मैग्नीशियम के जब रिबन को हम जलाते हैं, जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस। जब हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है? क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये MgO हम इससे शो करते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं। ये आपको 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जानकारी बेसिक होनी चाहिए, जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे संयोजकता सारणी, और उससे यौगिक कैसे बनाते हैं, पूरी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये पूरी क्या रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि इस साइड जो बाईं तरफ जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, वो क्या लिखते हैं हम? अभिकारक। जो अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया कर रहे हैं वो क्या है? अभिकारक। और अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है वो क्या होता है? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। ये क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो कोई भी अभिक्रिया, उसमें अभिकारक हमेशा, ये कौन सा हैंड हमारा? लेफ्ट हैंड पर लिखते हैं, और प्रोडक्ट जो है हमेशा हम राइट हैंड पर लिखते हैं। और इसके डिफरेंस के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि अभिकारक बाईं तरफ, जो उत्पाद है दाईं तरफ लिखते हैं। इसी तरह से जो अभिकारक है वो, ये एरो है इसकी टेल वाली साइड, यानी कि पूंछ की तरफ लिखते हैं। और ये जो उत्पाद है वो हम कहाँ लिखते हैं? जो एरो है उसके हेड वाली साइड, यानी कि सिरे वाली साइड लिखते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई भी अभिक्रिया उसको हम बेसिक हम शब्दों से भी लिख सकते हैं, और अगर हम इस सूत्र की सहायता से हम लिखते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है लिखना। कि हम हिंदी में लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो काफी हमें लॉन्ग पड़ रहा है। जैसे ऐसे लिखे हम मैग्नीशियम, और उसके बाद हम यहाँ लिखे ऑक्सीजन, तो यह हमें बहुत लॉन्ग मेथड पड़ता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी बात को हम इसी तरीके से नीचे भी जैसे लिखा है मैंने, उस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, आप किसी भी तरीके से लिखो लेकिन नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बस ये है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इस बात का फर्क पड़ रहा है। ओके। अब नेक्स्ट हम मैं आपको बताने वाली थी कि 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वो मैं बात करती हूँ। 1 से लेकर कितने? 20 तक। 1 जैसे 1 नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन। 2 पे आता है हीलियम। 3 पे आता है लिथियम। 4 पे आता है बेरिलियम। 5 पे आता है बोरोन। 6 पे आता है कार्बन। 7 पर आता है नाइट्रोजन। 8 पे आता है ऑक्सीजन। 9 पे आता है फ्लोरीन। 10 पे आता है नियोन। इसी तरह से 11 पे आता है सोडियम। 12 पे आता है मैग्नीशियम। 13 पे आता है एल्यूमिनियम। 14 पे आता है सिलिकॉन। 15 पे आता है फॉस्फोरस। 16 पे आता है सल्फर। 17 पे आता है क्लोरीन। 18 पे आता है आर्गन। 19 पे आता है
पोटेशियम, 20 पे आता है कैल्शियम, सॉरी क्लोरीन बोल रहे थे, कैल्शियम। अब ये जो है मैंने जो इनको लिखा है 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखना कंपलसरी है, और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। ये रूल के अकॉर्डिंग चलता है। और इनमें जो है इनके जो नाम हैं उनके जो लेटर हैं उसी से स्टार्टिंग हो रही है, इनके जो सिंबल्स बोल सकते हो उनकी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम सोडियम की बात करें, सोडियम एस से लिखते हैं हम, लिखना चाहिए हमें एस, लेकिन लिख रहे हैं एन ए, क्यों? क्योंकि जो साइंस की एक लैंग्वेज होती है लैटिन भाषा, जिसके अंदर हम सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं, इसलिए हम इसको एन ए से शो करते हैं। इसी तरह से जो है पोटेशियम जो है उसको क्या लिखते हैं? कैलियम, इसलिए हम इसको के से शो करते हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको संयोजकता सारणी के बारे में बताती हूँ। संयोजकता सारणी है वो क्लास 9th की बुक में आपको दी हुई है, क्लास 9th की बुक में दी हुई है। इसको हम बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। क्लास 9th की बुक में दी हुई है संयोजकता सारणी, इनके इसके बारे में बता रही हूँ। इसमें दो आयंस होते हैं, धनायन और ऋणायन। सबसे पहले हम धनायंस की बात कर रहे हैं। याद करने का यही तरीका है कि हम यहाँ सबसे पहले क्या करें कि हम +1 वाली वैलेंसी, फिर +2 वाली वैलेंसी, फिर इसी तरह से हम उसको सीरियल से याद करें तो हमें आसानी रहती है याद करने में। धनायन जैसे हैं, +1 वाले सबसे पहले लिखती हूँ, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम K+1, ठीक है। इसके बाद सोडियम Na+1, कॉपर Cu+1। ये इस तरह से हम याद कर सकते हैं इनका नाम। इसी तरह से +2 वाले कौन कौन से हैं? कैल्शियम +2, और मैग्नीशियम +2, बैरियम +2। इसी तरह +3 वाले एल्यूमिनियम +3, आयरन में फेरिक होता है फिर +3, और कॉपर होता है +2, और यहाँ पर भी होता है जैसे +1। ये +1 वाला Q+ है, ये क्यूप्रिक है। इसी तरह से Fe आयरन +2 होता है, इसको हम फेरस बोलते हैं, ये फेरिक है। ये हो गया है प्लस, मतलब धनायन वाली जितनी भी वैलेंसी है वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से एक अमोनियम होता है NH4+1, एक हाइड्रोजन H+1, ये भी होता है, ठीक है। और इसके बाद है ऋणायन, जिनकी बात मैं करती हूँ यहाँ पर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, याद करने का ये तरीका है, ठीक है। और थोड़ी सी इंक डाल लेती हूँ मैं इसमें, जब तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद रेनाइन की बात कर रहे थे। रेनाइन में क्या आता है? यहाँ पर प्लस माइनस वाली जितनी वैलेंसी है, -1 वाली जैसे ब्रोमाइड Br-1, क्लोराइड Cl-1, फ्लोराइड F-1, ठीक है। हाइड्राइड होता है H-1, ये -1 वाली वैलेंसीज है, ठीक है। इसके बाद ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, सल्फेट SO4-2। इसी तरह सल्फाइट भी होता है SO4-2, SO3-2। ये सल्फेट है और ये है सल्फाइट। इसी तरह से -3 वाली होती है नाइट्राइड N-3, ठीक है। PO4-3, ये नाइट्राइड ट्राइड। और ये फास्फेट, एक होता है नाइट्रेट, वो यहाँ आता है NO3-1। इस तरह से आपको ये सारे धनायन और ऋणायन आपको याद होने चाहिए। फिर हम इनसे कैसे यौगिक बनाते हैं वो मैं इसको डिस्कस करती हूँ, ठीक है। कैसे हम यौगिक बनाते हैं। अब जो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, यहाँ से एक हम धनायन लेंगे और एक ऋणायन, और धनायन और ऋणायन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बंध बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर धनायन हम ले रहे हैं कौन सा, जैसे सोडियम ले लेती हूँ सबसे पहला एग्जाम्पल, सोडियम धनायन, और फिर क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, यहाँ दो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे सोडियम में देखो, सोडियम यहाँ पर Na+1 से लिखते हैं हम,
Na+1, क्लोराइड Cl-1। अब इनकी जो संयोजकता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है, कि इसकी संयोजकता इसकी साइड चली जाती है और इसकी इधर की तरफ। तो Na+1 और -1 आपस में कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, दोनों सेम है, सिमिलर है, इस वजह से तो NaCl बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं लेती हूँ आपके क्वेश्चन मैग्नीशियम। यहाँ पर ले रही हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में देखिए मैग्नीशियम में कितना है, Mg+2, Mg+2, क्लोराइड का Cl-1। यहाँ पर देखो क्लोराइड का Cl-1, इनकी संयोजकता आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इधर और ये इधर। तो Mg अब जो है इसकी 1 है तो 1, Cl के नीचे 2 चला जाएगा, MgCl2। इस तरह से मैं आपको 5 क्वेश्चंस लिख कर दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, आप इसका अच्छे से रिवीजन करके इनको 2 से 3 बार लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये नेक्स्ट आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो सब में आपके ये काम में आने वाली है। जितनी भी संयोजकता सारणी मैंने डिस्कस करी है, इनके यौगिक, फिर उसके बाद में समीकरण को संतुलित करना, वो सब हम इस पूरी जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, जैसे सोडियम सल्फेट, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम, क्लोराइड, नेक्स्ट है इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट। थोड़ा हल्का हो गया, इसमें मैं इंक डालती हूँ एक बार। ओके, देन मैग्नीशियम सल्फेट, इसके बाद आप लिख सकते हो फेरिक क्लोराइड। ज्यादातर तो इसके अंदर जो ऋणायन है वो क्लोराइड काम में आता है। जितने भी आप यहाँ पर अपने समीकरणों को संतुलित करना या फिर कोई भी यौगिक देखोगे आप अपनी बुक में, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्लोराइड के आसपास ही हैं। और नेक्स्ट लेकिन अब आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये, इसके बाद में मैं बात करती हूँ यहाँ पर है फेरस सल्फेट, ये भी आपके काम का है। फेरस और फेरिक में अब डिफरेंस बता चुकी हूँ मैं आपको कि फेरिक में जो है +3 वैलेंसी होगी आयरन की और फेरस में Fe+2 होगा। ठीक है, देन आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं कि मैं आपको यहीं पर सॉल्व करा देती हूँ। चलो ठीक है, सोडियम और सल्फेट, सोडियम की कितनी होती है +1, सल्फेट की कितनी होती है, सिंबल जो है सल्फेट का SO4-2, तो इनकी वैलेंसी आपस में इंटरचेंज करेंगे हम। ठीक है, ये इसके Na2SO4। ओके, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की अभी मैंने आपको बताया था जब संयोजकता सारणी या वैलेंसी टेबल के बारे में बात की थी, तो एल्यूमिनियम में हमने लिखा था Al+3। क्लोराइड का लिखा था, बताइए क्या लिखा था, Cl-1। तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे आपस में, AlCl3। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का क्या लिखा था बताइए, Mg+2। देन सल्फेट का लिखा था SO4-2। इनको आपस में जो इनकी जो वैलेंसी है वो सिमिलर है, तो हम इसको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन MgSO4 ये बन जाता है। क्लियर। देन फेरिक क्लोराइड, फेरिक में जो है Fe+3 है और क्लोराइड पे Cl-1 है, आपस में इंटरचेंज कीजिए। देन
Fe1 है यहाँ पर और Cl के नीचे 3 जाएगा, FeCl3। ये इसके बाद फेरस सल्फेट, फेरस का Fe+2 है, देन सल्फेट का यहीं पर लिख रही हूँ SO4-2, आपस में कैंसिल आउट, देन FeSO4। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस अपनी बुक के आप सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इस चैप्टर के अंदर जो है ये यौगिक बनाना हमने सीखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और संतुलित करना क्या होता है, इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अब जो समीकरण को संतुलित करना मतलब बैलेंस, कि हम राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, दोनों साइड पर हम एलिमेंट है उनकी, हम नंबर्स को देखते हुए उनको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसकी जो डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।